हेलो साथियों, सबसे पहले आप सब कैसे हैं। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसिफ पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास जो कि जैसे कि मैं पॉलिटी की क्लास के साथ उपस्थित हुआ हूँ, और पॉलिटी की क्लास में आज जो चैप्टर रहेगा हमारा वो रहेगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। इसके साथ साथ आज दोस्तों इस चैप्टर की थ्योरी क्लास के साथ साथ थ्योरी क्लास के साथ साथ हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे दोस्तों। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या बनने की संभावना है दोस्तों, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार की क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों आप सबके लिए। तो आप सब अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और जिससे आपको क्लास का पूरा फ़ायदा मिल सके। और चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। इसके साथ आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी क्लास का पूरा फ़ायदा मिल सके। चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और थ्योरी क्लास की। सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है दोस्तों। प्रस्तावना की बात किया जाए दोस्तों, तो प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। तो प्रस्तावना भारतीय संविधान की जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसकी भाषा की जब बात की जाती है दोस्तों, प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है दोस्तों। दोनों अलग चीज़ें इसे याद करना है दोस्तों। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। प्रस्तावना की बात किया जाए दोस्तों, तो प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, और जिसमें संविधान की भावी रूपरेखा को प्रस्तुत किया गया था दोस्तों उस उद्देश्य प्रस्ताव में। तो 13 दिसंबर को ये फैक्ट है दोस्तों, इसको याद रखना है आपको। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। और आगे देखते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से पास किया गया, और बाद में इसी उद्देश्य प्रस्ताव को परिवर्तित करके प्रस्तावना मान लिया गया था दोस्तों। और यहाँ पे ये चीज़ भी याद रखना है, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को, और ये पारित हुआ दोस्तों 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से पास कर दिया गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य क्या बनाई गई दोस्तों, इसे याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया था दोस्तों, वो है बेलसावा संविधान संशोधन 1976। और इसके द्वारा दोस्तों समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता 3 शब्द जोड़े गए दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। बेलसावा संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, और इसके साथ साथ दोस्तों राष्ट्र की एकता की जगह राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाया गया दोस्तों। राष्ट्र की एकता शब्द था पहले, उसके बाद इसे चेंज करके उसे राष्ट्र की एकता और अखंडता बना दिया गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना में दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि भारत जो है आंतरिक एवं बाह्य रूप से खुद निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी निर्णय ले सकता है दोस्तों। और उसके बाद समाजवादी का मतलब दोस्तों राज्य के सभी आर्थिक, भौतिक, अभौतिक संसाधनों का जो अंतिम रूप से जो है अधिकार होगा वो राज्य का होगा, और वे किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होगा दोस्तों। और इसमें जाति, नस्ल, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये समाजवादी का अर्थ हो गया। पंथ निरपेक्ष दोस्तों, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों को एक समान आदर दिया जाएगा दोस्तों, ये पंथ निरपेक्ष का। और लोकतंत्रात्मक मतलब दोस्तों हो गया यहाँ पे जनता द्वारा चुनी हुई सत्ता होगी दोस्तों। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये चीज़ याद रखना है आपको, तीनों की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, ये चारों चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। आगे दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय की उस उद्देश्य में लिखा गया दोस्तों। 3 प्रकार के न्याय को बताया गया है, उसमें है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख किया गया दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। इसको भी आपको याद रखना है दोस्तों, ये बहुत बार पूछता है दोस्तों क्वेश्चन में। आगे सारे क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, उसमें भी शायद क्वेश्चन ये सब मिले।
बहुत ही ध्यान से दोस्तों आपको क्लास को देखना है। आगे एमसीक्यूज में आपको यही से सब सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं दोस्तों। आगे दोस्तों 3 प्रकार की न्याय हो गया दोस्तों, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं की उल्लेख किया गया दोस्तों। उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं में दोस्तों है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया दोस्तों प्रस्तावना में। और इसके साथ साथ 2 प्रकार की समानता का किया गया है दोस्तों उल्लेख, प्रतिष्ठा और अवसर, सभी को समान अवसर दिया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दोस्तों जितने भी वाद हुए हैं प्रस्तावना से संबंधित उसको देख लेते हैं। पहला वाद था दोस्तों वेरुबारीवाद 1960 में। इसमें कहा गया था दोस्तों कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं माना गया था दोस्तों। इसमें वेरुबारीवाद में जो 1960 में हुआ था वेरुबारू बनाम भारत संघवाद, तो इसमें जो है संविधान को जो है प्रस्तावना को जो है संविधान का अंग नहीं माना गया था। और दूसरा वाद जो था दोस्तों वो था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाद में। इसमें स्वीकार किया गया बाद में कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है दोस्तों, अभिन्न अंग है दोस्तों। और इसमें ये साफ तौर पे कहा गया दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। इसको भी याद करना है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछता है दोस्तों। आगे एक और वाद था दोस्तों, इसमें था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। इसमें जो है उद्देश्य को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है दोस्तों। इस वाद में संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। तीनों वाद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों वाद इसको याद रखना है दोस्तों। और बाद में एक और इसमें है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है इस पर कि संविधान की आत्मा किसे माना गया है। तो प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा कहा गया प्रस्तावना को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और जितने भी विचारक थे उन्होंने भी इस पर टिप्पणी की थी। उन्होंने क्या कहा था, जिसमें नंबर 1 है सर आह्लाद कृष्णास्वामी अय्यर के अनुसार। इनके अनुसार दोस्तों कृष्णास्वामी अय्यर के अनुसार उन्होंने उद्देश्य के बारे में कहा, उद्देश्य हमारे सपनों विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। इन्होंने उद्देश्य के बारे में कहा था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, के.एम. मुंशी के अनुसार उद्देश्य हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली। इन्होंने जन्म कुंडली माना है उद्देश्य प्रस्ताव को दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना दोस्तों। और अंबेडकर जी ने भी कहा था दोस्तों कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है दोस्तों। और उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा माना है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। बी आर अम्बेडकर ने जो संविधान की आत्मा माना है वो माना है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। इन्होंने जो है इसे संविधान की आत्मा माना है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सारी लाइनों को बहुत ध्यान से देखिए, आगे सारे क्वेश्चन में मिलेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। इसमें जितने भी एमसीक्यूज बने हैं सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया। ये पहला क्वेश्चन है। और मैंने जैसे कहा था कि सारे थ्योरीज में ही सारे क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चनों का आंसर है, तो आप बहुत ध्यान से थ्योरीज को देखना, इसलिए मैंने कहा था। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन था दोस्तों, भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था। ये पहला क्वेश्चन है। और इसके ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। इसमें जो ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये चारों ऑप्शन दिया गया है। और बताना है इसमें कि इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान में पेश किया था दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे सारे इस चैप्टर से। और इसमें दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी किस संशोधन के तहत जोड़ा गया दोस्तों। संशोधन की बात किया गया दोस्तों, इस संशोधन के तहत समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो आपके जो ऑप्शन है 42वें संशोधन, 44वें संशोधन, 46वें संशोधन और 74वें संशोधन, ये 4 ऑप्शन आपके सामने। आपको बताना है कि किस संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व अखंडता
शब्द कब जोड़े गए दोस्तों, ये भी बताना है आपको। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द कब जोड़े गए, और आपके ऑप्शन है 39वें संविधान संशोधन द्वारा, 41वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा और 44वें संशोधन द्वारा। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आपको बताना है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से। तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है दोस्तों। हम भारत के लोग शब्द है दोस्तों, ये कहाँ किया गया है दोस्तों भारतीय संविधान में। और आपके जो ऑप्शन है, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, नागरिकता और प्रस्तावना, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। आपको बताना है इसमें राइट आंसर कि कहाँ पे हम भारत के लोक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर इसमें जो आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। प्रस्तावना में हम भारत के लोग सबसे शुरुआत में ही किया गया दोस्तों इस शब्द का प्रयोग। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न, ऐसे करके पूरा जो है प्रस्तावना में सबसे पहले ही इस शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। आपको बताना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। और आपके जो ऑप्शन है दोस्तों वो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोक कल्याण, प्रभुता संपन्न। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है इसमें से। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों वो हो जाएगा समाजवादी का प्रयोग किया गया दोस्तों, पंथ निरपेक्ष किया गया दोस्तों, लोक कल्याणकारी जो है ये नहीं किया गया है, और प्रभुता संपन्न का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोक कल्याण का प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। आपको बताना है दोस्तों कि स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। प्रस्तावना याद रखना दोस्तों, प्रस्तावना में के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है, विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। और आपको राइट आंसर बताना है इनमें से कि राइट आंसर कौन सा सही होगा। आप कमेंट बॉक्स की बता सकते हैं, तो कमेंट में लिख के बता सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आर्थिक स्वतंत्रता जो है नहीं दी गई है, नहीं कहा गया आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में प्रस्तावना में दोस्तों, और ये तीनों के बारे में लिखा गया दोस्तों प्रस्तावना में जो है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। इनमें से चारों शब्दों में से कौन से शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है वो है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और धार्मिक न्याय। ये चार प्रकार के चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रस्तावना में नहीं उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है दोस्तों, और धार्मिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। आपको बताना है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो दोस्तों आपके जो ऑप्शन है, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देश्य, ये चार, एक ऑप्शन नीचे है दोस्तों। इनमें से आपको बताना है कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा है। आपके जो चारों ऑप्शन है ये हैं, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देश्य क्या होगा, संवैधानिक विचारों का अधिकार, ये चारों ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि यहाँ पे पूछा होता कि भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तो वहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे जो संविधान के बारे में पूछा गया तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा दोस्तों। किसने कहा कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। और आपके जो ऑप्शन है, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय,
मोहम्मद अली जिन्ना। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। और आपको बताना है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने माना था। और ये चीज़ें मैंने पीछे पूरी थ्योरी क्लास में आपको बताई हैं दोस्तों। आपको बताना है कि पवित्र दस्तावेज किसने माना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज माना है दोस्तों। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन देखते हैं आज का कि इस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य क्या संविधान का हिस्सा नहीं है। दोस्तों आपको बताना है दोस्तों किस वाद में ये बताया गया था कि उद्देश्य क्या संविधान का हिस्सा नहीं है। और जो आपके ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, चारों जो ऑप्शन है आपके, चारों ऑप्शन में दोस्तों वेरूबारीवाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ और केशवानंद, ये चारों वाद दोस्तों आपको बताना है किसमें जो है संविधान का हिस्सा नहीं माना गया था उद्देश्य को। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेरूबारीवाद। वेरूबारीवाद में संविधान का हिस्सा जो है नहीं माना गया था दोस्तों प्रस्तावना को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। गोलकनाथ में दोस्तों संविधान की आत्मा बोला गया था दोस्तों उद्देश्य को। और केशवानंद में भी कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी में जो है बोला गया था केशवानंद भारतीवाद में कि संविधान का भाग है दोस्तों प्रस्तावना। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। और आपके जो ऑप्शन है उद्देशिका में पूछा है दोस्तों, आपके ऑप्शन है तो 3, 1 और 4, ये चारों ऑप्शन है दोस्तों। आपको बताना है कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई प्रस्तावना में दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है दोस्तों भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। और आपके जो ऑप्शन है 3, 5, 7 और एक ऑप्शन और देख लेते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता को बताना है कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है दोस्तों। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन है 3, 5, 7 और 8, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, 5 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। तो दोस्तों ये था आखिरी क्वेश्चन आज का। और आज की क्लास बस यहीं तक दोस्तों। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों, और अपनी राय दे सकते हैं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास भेज के दोस्तों इस क्लास का, जिससे उनको भी फ़ायदा मिल सके दोस्तों, आप भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।